ठीक है दोस्तों, अब तक की अपनी लेक्चर सीरीज़ में हमने बैंकिंग सेक्टर ख़त्म किया, बजट फिजल पॉलिसी ख़त्म किया, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 पिलर ख़त्म। अभी हम लोग फोकस करें थर्ड पिलर, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एज सच ये बीओपी वाले लेक्चर समझने से पहले प्री रिक्विजिट शर्त ये है कि आप ये L3, L6 और ML5, P4 ये वाले लेक्चर्स और उसके पावर पॉइंट आपने देख लिए हो। यहाँ पर थियरी वाली चर्चा हो चुकी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 में क्या क्या प्रावधान किए गए। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट की $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़ या 65 रुपीज़, ये कौन कैसे तय करता है। तो मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम, और उन दोनों के बीच अपना मैनेज फ्लोट रिजिम। करेंसी का डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन कैसे होता है, चाइना अपना युआन को डिवैल्यू रखता है तो वो कैसे कर रहा है, चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया, कैसे हो गया। देन कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भारत में और रिलैक्स करने के लिए SS तारापुर कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी, ये भारत में शुरू करने वाले हैं गुजरात के अंदर, तो इसके क्या प्रावधान है, कैसे ये अपने को फ़ायदा करेगा। और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर IMF, WTO, ये क्या काम करते हैं, उनकी थियरी। तो ये सारी चीज़ें पहले कवर हो चुकी हैं। आप L3, L6 एंड ML5, P4 ये वाले लेक्चर्स पावर पॉइंट देख लेना, उसके बाद आप ये लेक्चर सीरीज़ देखोगे तो और मज़ा आएगा। एज सच आज हम जो पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में फास्ट रिवीजन करेंगे और सर्वे के ये वाले चैप्टर देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर लेटेस्ट आंकड़े क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में RBI के 2015 का नया फ्रेमवर्क क्या है। भारत में सोने की खपत कम करने के लिए सरकार 2 गोल्ड स्कीम लेके आई थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो उनके सैलिएंट फीचर क्या क्या हैं। देन इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जिसके तहत ये बोला जाता है कि राउंड ट्रिपिंग हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस किया जा रहा है, तो उसको बंद करने के लिए मई 2016 के अंदर भारत सरकार क्या नए प्रावधान लेके आई। ई कॉमर्स FDI के अंदर कुछ नई बातें चल रही है, वो क्या है। IMF रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और WTO का लेटेस्ट मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था केन्या के नैरोबी समिट, नैरोबी शहर में, तो ये WTO नैरोबी पैकेज क्या है, उसके क्या सैलिएंट प्रोविजन रहे हैं, ये एक एक करके आज बात करनी है। सबसे पहले थियरी का फास्ट रिवीजन। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, तो उसे कौन मेंटेन करता है, हर एक देश का सेंट्रल बैंक। किस प्रकार से मेंटेन करता है, तो IMF का बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 BMP 6, उस हिसाब से वो क्लासिफिकेशन हर एक चीज़ का करेगा और डॉलर के अंदर हर एक अमाउंट को एक्सप्रेस किया जाएगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। आपने पुराने पावर पॉइंट लेक्चर देखे होंगे तो इधर अदनान सामी था, बट आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको बदल के हमने कर दिया जैकलिन फर्नांडिस। शी इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट सिटीजन श्रीलंका की है। ओके, तो रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स के बीच जो पैसों का आवागमन होता है उसका इधर लेखा जोखा रखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर जैकलिन ने नॉन रेसिडेंट टॉम क्रूज को पैसा भेज दिया तो भारत से पैसा बाहर जा रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड डेबिट, राइट। तो भारत के सेंट्रल बैंक उसको माइनस में लिखेगी, अमेरिका के अंदर पैसा जा रहा है तो वो प्लस में लिखेंगे, और दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे डॉलर के अंदर। उसी प्रकार मान लो आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग के टिप्स चाहिए, वो सलमान खान के कुछ मदद मांगता है, सो सलमान इज डूइंग एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विस, तो स्वाभाविक है उसको पैसा अमेरिका से आएगा, तो इन दैट केस इट इज़ क्रेडिट, प्लस में लिखेंगे RBI के अंदर और माइनस में लिखेंगी जेनेट येलन। तो अब आप समझिए ये अमेरिका और भारत के सेंट्रल बैंक्स उन्होंने अपना लेखा जोखा रख दिया, एक्सेल फाइल मेंटेन किया है, और जीमेल के मार्फत ये अटैचमेंट फॉरवर्ड कर देंगे IMF के अंदर क्रिस्टीन लगार्ड को। वो जब इसका नेट निकालेगी तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड द वर्ल्ड्स नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी 0। ओके, अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट जल्दी से देख लेते हैं। एक तरफ होता है करंट अकाउंट, दूसरी तरफ रहता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 2 सब पार्ट है, एक है विजिबल और दूसरा इनविजिबल। विजिबल मतलब एक तरफ से कुछ सामान जाता है और सामने से पैसा आता है, सो वी कैन सी कि गुड्स एंड मनी का लेन देन हो रहा है। इसके अंदर हम जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो अपने से पैसा बाहर जा रहा है तो हम लोग उसे माइनस लिखेंगे डेबिट, और हम लोग जो चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने बाहर से पैसा भारत में आ रहा है तो उसको लिखेंगे क्रेडिट प्लस में। अब ये प्लस माइनस का नेट निकालोगे तो आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आंकड़ा अगर नेगेटिव में है
तो हम बोलेंगे कि ट्रेड डेफिसिट है। अगर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको पॉजिटिव प्लस अमाउंट मिलती है देन वी विल से कि ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रैंकिंग देख लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है और भारत का नंबर है 12th। वी आर द 12th लार्जेस्ट इंपोर्टर। भारत सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपोर्ट करता है? ऑब्वियसली क्रूड ऑयल, दूसरे नंबर पर गोल्ड्स एंड जेम्स, थर्ड नंबर इज केमिकल एंड फर्टिलाइजर, चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और पांचवा मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स। तो ये 2014 के लिए ये वाला रैंकिंग सिस्टम है। अभी 2015 की बात करें, 2015 मतलब फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ फरवरी 2016 में और वो जो आंकड़े सेट किए होंगे अप टू दिसंबर के उनके पास आंकड़े आए होंगे, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2015 के उन्होंने आंकड़े उस हिसाब से रैंकिंग बनाया कि सबसे ज़्यादा हमने क्या इंपोर्ट किया? क्रूड ऑयल, दूसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी, तीसरे और चौथे में फ्लिप हो गया लास्टली मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स। अब ये इतना इंटरनल भी एमसीक्यू पर्पज़ के लिए कोई काम का नहीं है, 2014 वाला अपने के लिए कि मेन ये 5 चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक, अभी हर साल भारत की आबादी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी पूरे विश्व में, भारत के अंदर चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ेगा, राइट? तो एवरी ईयर इंपोर्ट बिल अपना बढ़ना चाहिए, लेकिन सर्वे ने ये बोला कि ओवरऑल अपना इंपोर्ट बिल के अंदर ग्रोथ नेगेटिव में आया है अबाउट 16%। ऐसा क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हम लोग जो चीज़ कर रहे थे उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर भी नेगेटिव आया है। अब क्रूड ऑयल देख लो, कोल और पर्ल्स एंड एवरीथिंग। अब आप समझिए कि ये क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स के अंदर इंपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ आया, उसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी वाइज हम लोग कम बैरल इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, प्राइस कम हुआ है, उसके चलते डॉलर के अंदर आप एक्सप्रेस करोगे तो भारत का इंपोर्ट बिल कम देखने को मिलता है। बिकॉज 2013 में जो एक बैरल ऑयल बिक रहा था अराउंड $105, वो कम होते होते 2014 के अंदर $84 हो गया। तो इस प्रकार से कमी आई है, उसके चलते अपना इंपोर्ट बिल कम हुआ है। प्रश्न, क्रूड ऑयल तो एक प्रकार का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो उसकी तो फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हर साल प्राइस बढ़ना चाहिए, तो ये प्राइस कम क्यों हो गया समझते हैं। Why did the oil prices decline in the year 2014 and 15? कारण है, एक तरफ से डिमांड कम हुई, यूरोपियन यूनियन और चीन के अंदर क्योंकि उनका ग्रोथ कम होने लगा था, तो उनकी जो भी ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री थी, रिफाइनरी, वहाँ पर खपत कम होने लगी। यूएसए के अंदर उन्होंने अपना डोमेस्टिक शेल गैस प्रोडक्शन बढ़ाया, उनके टेक्सास और अलास्का रीजन के अंदर जो ऑयल वेल्स थे वहाँ से उन्होंने एक्सप्लोरेशन ज़्यादा किया, प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़ा। तो मतलब यूएसए, यूरोपियन यूनियन और चीन, इन तीनों जगह से ऑयल का डिमांड कम होने रहा था। उसके सामने अपेक्षित ये है कि ये मिडल ईस्ट और वेनेजुएला जैसे जो ओपेक कंट्रियों का कार्टेल बना है, वो लोग अपना सप्लाई भी कम कर लें, राइट, ताकि प्राइस मेंटेन रहे। अगर कोई चीज़ का डिमांड कम हो रहा है लेकिन आप उसका सप्लाई कम नहीं करोगे तो वो विश्व बाजार में सस्ता हो जाएगा। तो ये ओपेक कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरेबिया ने अपना ऑयल प्रोडक्शन कम नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि डिमांड कम हो गया था। ऐसा क्यों? बिकॉज सऊदी मतलब यू आया मतलब सुन्नी, सामने है ईरान, ईरान के अंदर स्पेलिंग में आई है मतलब शिया, तो इनका आपस टकराव चलता रहता है। अब ये 2014-15 के अंदर ही ईरान के ऊपर से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना सैंक्शन हटाने की बात चल रही थी, प्रोवाइडेड कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ट्रांसपेरेंट बनाए एंड सो ऑन। तो एक तरह से ये होने वाला था कि ईरान अपना ऑयल आराम से अब एक्सपोर्ट कर पाता, और सऊदी को वो राज नहीं था कि ईरान भी अपना ऑयल बेच के मालदार हो जाए, तो उन्होंने ये अपना प्रोडक्शन कम नहीं होने दिया ताकि भाव खराब हो जाए, ताकि जब वेस्टर्न कंट्री के सेक्शन हट जाए तब भी ईरान ज़्यादा पैसा ना बना सके। ऐसे बहुत सारे और भी कारण थे क्यों ऑयल प्राइस कम हो गए, बट दिस वॉज मेन द फैक्ट कि एक तरफ से डिमांड कम हुआ था लेकिन सामने सप्लाई कम नहीं किया गया, बिकॉज सऊदी डिड नॉट वांट ईरान टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो एक अपना इंपोर्ट का बड़ा कंपोनेंट था क्रूड ऑयल, उसके बारे में समझ लिया कि उसमें क्यों खपत में कमी आई। सेकंड, गोल्ड के अंदर गोल्ड का इंपोर्ट इकोनॉमी को नुकसान कैसे करता है, एक बात। दूसरा, इकोनॉमी को नुकसान करता है तो गोल्ड की खपत भारत में कम करने के लिए बजट में अंदर क्या क्या सरकार प्रावधान लेके आई, कस्टम ड्यूटी की बात हो या 80-20 रूल्स थे आरबीआई के, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड अशोक कॉइन्स एंड सो ऑन। तो ये बजट 2015 की बातें थी, पुराना लेक्चर L6P1 उसमें आप खुद से देख लेना। हम अभी के लिए फोकस करेंगे कि गोल्ड की खपत भारत में कम करने के लिए
सरकार की ये दो स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके क्या प्रावधान है और क्या उसके चलते सोने की खपत भारत में कम हुई? हाँ, सर्वे के ग्राफ से अपने को लगता है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए, सरकार को उधारी करनी हो तो वो आरबीआई को बोलेगी कि आप ऑक्शन कराओ सिक्योरिटीज़ का और उस मार्फत हमारे लिए पैसा लेके आओ, तो ऑक्शन किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए तो ट्रेजरी बिल्स, टी बिल इशू किए जाएंगे, जिसके अंदर 14 दिन की उधारी चाहिए तो केवल राज्य सरकार इशू करवाती है, दैट इज ट्रेजरी बॉन्ड्स फॉर 14 डेज। और उससे ज़्यादा मतलब 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, इसके लिए शॉर्ट टर्म में उधारी करवानी है तो केंद्र सरकार वो टी बिल इशू कराएगी। ये भी याद इसलिए रखना इंटरनल क्योंकि ईयर बुक में दिया है। नेक्स्ट, अगर 364 दिन से ज़्यादा के लिए केंद्र सरकार को उधारी करनी है देन दे विल इशू लॉन्ग टर्म बॉन्ड कराएंगे, तो उसमें हम बोलते हैं 364 से ज़्यादा मतलब 365 डेज और मोर, इसी मेच्योरिटी वाले हों उसको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जिसके अंदर एक चीज़ आती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसका मेच्योरिटी पीरियड है 8 साल। मतलब आपने इसमें पैसा दिया सरकार को तो 8 साल बाद आपको कुछ मिलेगा एंड सो ऑन। बजट 2015 के अंदर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आए और बजट 2016 में केंद्र सरकार ने ये बोला कि आरबीआई रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और कदम उठाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो एंड सो ऑन। तो मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? केंद्र सरकार की उधारी करने का एक जरिया है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसका ऑक्शन आरबीआई कराएगी और जो पैसा आएगा वो केंद्र सरकार को जाएगा। ठीक, अब आपको अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है, अर्जी डालनी है, तो आप बैंक के मार्फत या पोस्ट ऑफिस के मार्फत अर्जी डाल सकते हो। उसमें अगर आपका नंबर लग गया तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाएगा इन 2 फॉर्मेट्स, एक है पेपर फॉर्मेट और दूसरा है डीमेट फॉर्मेट। समझते हैं। डीमेट फॉर्मेट मतलब आप बैंक के अंदर एक अलग से डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे और फिर जो भी आप शेयर बॉन्ड का ट्रेडिंग कर रहे हो वो पूरा ऑनलाइन उसके अंदर चला जाएगा। डीमेट चीज़ क्या है? आप L2 सीरीज शेयर मार्केट वो देख लेना। अब आप समझिए कि डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो उसके अलग से ऑपरेटिंग चार्ज लगते हैं, उसके लिए पान कार्ड चाहिए, तो मेरे आपके जैसे मिडिल क्लास लोग वहाँ पे जाएंगे और डीमेट अकाउंट के जरिए ये खरीदा सकते हैं। बट गांव के अंदर भी हमने सोने की खपत कम करानी है, उन लोगों का भी रिटेल पार्टिसिपेशन करना है कि वो लोग भी आके पैसा निवेश करें इसके अंदर, तो उनके पास ये डीमेट होता नहीं है, केवाईसी नहीं होता है, पान कार्ड नहीं होता है, तो उनके लिए पेपर फॉर्मेट में पोस्ट ऑफिस के जरिए भी इन बॉन्ड्स का आवंटन हो सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी केवाईसी नॉर्म्स तो लागू होंगे ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी का इशू ना हो। ठीक, तो अब ये समझ लिया 2 तरीके से हम अर्जी डाल सकते हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस 2 फॉर्मेट में हमको मिल सकता है, पेपर फॉर्मेट एंड डीमेट फॉर्मेट। अब सवाल की अर्जी कौन डाल सकता है? रेसिडेंट्स यस, सिटीजन्स यस, और उसके अलावा माइनर्स, जॉइंट होल्डिंग्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चैरिटीज़, यूनिवर्सिटी, ये सब लोग यहाँ पर अर्जी डाल सकते हैं और फिर उनकी जिनकी अर्जी लगेगी वो उन्हें ये अलॉट किया जाएगा और ये लोग पैसा देंगे। ठीक, अब मिनिमम अर्जी डालनी है तो 2 ग्राम के लिए और मैक्सिमम 500 ग्राम्स पर पर्सन पर ईयर ये कोटा है। आपको इतना सोना नहीं मिलेगा, बट उसके मान लो आपने अर्जी डाली, ऑप्शन में आपका नंबर आ गया तो 2 ग्राम का अभी बाजार में जो भाव चला है उतना पैसा आपने देना होगा, वो पैसा आरबीआई मार्फत केंद्र सरकार को जाएगा और सामने आपको ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल जाएगा। तो ठीक है, ये आपने निवेश कर दिया। अब इससे आपको क्या फ़ायदा? एक चीज़, आपके हाथ में गोल्ड बॉन्ड है देन यू कैन यूज़ इट एज अ कोलेट्रल। जब कहीं और से आपने लोन लेना हो, बैंक से या एनबीएफसी से, तो आप इसको गिरवे रख सकते हो, पहला फ़ायदा। दूसरा, आप अपने हाथ पे ये गोल्ड बॉन्ड रखो तो 2.75% कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर हाफ ईयरली ये आपको मिलता रहेगा। कितने सालों तक मिलेगा? 8 सालों तक, दैट इज़ द टेन्योर, 8 ईयर्स का उसका मैच्योरिटी पीरियड है। उसके बाद आप ये अपना गोल्ड बॉन्ड वापस करोगे तो उस तारीख को बाजार में सोने का जो दाम चल रहा हो उतना पैसा आपको मिलेगा। तो मान लो अगर 30,000 में आज भाव चल रहा है, आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा और 8 साल बाद मान लो सोने का भाव हो गया 50,000 रुपये, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे और इन बिटवीन 8 सालों के लिए 2.75% इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा। और फ़ायदा, मान लो किसी आदमी ने आज ये खरीद लिया और 8 साल तक उसको रुकना नहीं है, तो हाँ 5वें साल से भी वो चाहे तो उसको बेच सकता है, वापस कर सकता है। उससे पहले भी उसको निकलना हो तो स्टॉक मार्केट में जाके किसी और इन्वेस्टर को ये चीज़ बेच सकता है। बट अगर आप 8 साल तक इस चीज़ को अपने हाथ पे रखें तो कैपिटल गेंस टैक्स से आपको मुक्ति मिलेगी।
अब समझिए, मैंने आज सोना खरीदा या सोने का बॉन्ड और 8 साल तक मैं रखता हूँ, उसके बाद मैं बेचता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। लेकिन ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का खपत बढ़ाने के लिए, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बजट 2016 में ये बोला है कि 8 साल तक हाथ में रखोगे तो यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैपिटल गेंस टैक्स। दूसरी बात, ठीक है, आज की तारीख में 30,000 भाव चल रहा है और हमने उसमें खरीद लिया, 8 साल बाद मान लो 50,000 हो गया, तो मतलब सोने के दाम में जो फ्लक्चुएशन आएगा ना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज़ टू पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बैक टू अस। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए सरकार ने एक गोल्ड रिजर्व फंड बना के रखा है ताकि गोल्ड प्राइस के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आए तो उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सके पैसा। ठीक, अभी क्रिटिसिज्म सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या है, एक तो इसका इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, कितना 2.75%, लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है, कितना 8 साल। काउंटर आर्ग्यूमेंट, हाँ बराबर है, उतना लंबा पीरियड है, बट इन बिटवीन आप चाहो तो इसको गिरवे भी रख सकते हो, कोलेट्रल के रूप में यूज़ कर सकते हो। देन 8 साल तक के लिए निवेश ही करना था तो किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ 7 to 8% अपने को ब्याज मिल रहा है, इधर तो अपने को हार्डली 2.75% है, तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म हो गया। बट उसका काउंटर, आप समझिए किसान विकास पत्र में आपने 8 साल के लिए पैसा डाल दिया तो हर साल आपको अराउंड 7 to 8% मिल रहा है और अंत में आपको मुद्दल वापस मिल जाएगा। से 1000 रुपये आज थे तो 8 साल बाद 1000 रुपये ही मिलेंगे। बट इन केस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आज की तारीख में आपने 30,000 डाले हैं, 8 साल बाद वो सोने का दाम बाजार में बढ़ जाएगा, देन यू विल ऑल्सो गेट मोर मनी, 50,000 हाथ में आ सकते हैं। ऐसा दूसरी स्कीमों में उपलब्ध नहीं है। उसका भी एंटी आर्ग्यूमेंट, ये बराबर कि अगर सोने का भाव बढ़े तो हमको फायदा है, बट अगर मैच्योरिटी के वक्त सोने का भाव बाजार में गिर जाएगा तो हम लोगों को कम पैसा मिलेगा। सो इफ गोल्ड प्राइस इज एट द मैच्योरिटी देयर इज अ रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस। क्योंकि हमको आप समझिए फिजिकल गोल्ड का पोजीशन कहीं भी मिलने वाला नहीं है, उसके इक्विवेलेंट जो सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग हो रहा है। मान लो अगर 8 साल के बाद सोने का दाम गिर भी जाता, लेकिन अगर वो हमको फिजिकल गोल्ड देने वाले होते तो हम रख देते अगले 15 साल के लिए और फिर हमको रिकवरी देखने को, बट दैट इज़ नॉट द केस हियर। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड समझ लिया, सरकार को उधारी करनी है जनता के मार्फत एंड सो ऑन। दूसरा है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यहाँ क्या है, रेसिडेंट सिटीजन आ सकते हैं, यस, चैरिटीज़, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यूनिवर्सिटी, सभी लोग ये क्या करें, ये लोग अपना सोना जाके दे दें कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर CPTC। इस CPTC को कौन सर्टिफाई करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। यहाँ जाके आप अपना सोना रख दो, जमा कराओ। आप याद करो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या था, 2 से 500 ग्राम, इधर क्या है मिनिमम 30 ग्राम आपने डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम जितना आपके पास हो आप डिपॉजिट कर सकते हो। ये सोना गया CPTC के पास और फिर वो दे देंगे रिफाइनर्स को, रिफाइनर उसकी मदद से फिर आगे जो करना उसको पिघला कर नए बार्स बना दिए, कोई कंप्यूटर सर्किट में सोना चांदी च्यवनप्राश बनवा दिया, जो भी करना है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर है कमर्शियल बैंक्स, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक। तो इन तीनों के बीच मतलब ये कलेक्शन सेंटर, रिफाइनर एंड बैंक, इनके बीच ट्राईपार्टिट अग्रीमेंट हुआ है। उस हिसाब से आपने जब सोना जमा कराया, राइट, उसकी प्योरिटी कितने ग्राम है वो आपको CPTC वाला बताएगा और ICICI के कोई भी बैंक है वो आपका गोल्ड सेविंग्स अकाउंट खोल देंगे। सामान्य सेविंग्स अकाउंट होगा तो वहाँ पर डिनोमिनेशन होगा रुपीज़ में कि 1000 जमा कराए, 2000 रुपये जमा कराएं। यहाँ पर गोल्ड के अंदर डिनोमिनेशन होगा कि इतने ग्राम आपने सोना जमा कराए ये प्योरिटी के अंदर। और क्योंकि सेविंग्स अकाउंट है तो स्वाभाविक है उसमें धीरे धीरे आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, इट डिपेंड्स कि टेन्योर पीरियड क्या रखा है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने अगर पैसा जमा किया है 1 से 3 साल के लिए तो 2.25% ब्याज मिलेगा, और आप जब रिडीम करने जाओगे मतलब ब्याज तो आपको रुपीज़ के अंदर मिलेगा, बट रिडीम कराना है तो उस वक्त 2 चीज़ है, कैश या गोल्ड के अंदर, मतलब अपना मुद्दल और ब्याज, वो दोनों चीज़ आप चाहें तो कैश में भी निकलवा सकते हो और गोल्ड के अंदर भी निकलवा सकते हो। बट ये गोल्ड आपको वही ज्वेलरी वापस मिले ज़रूरी नहीं, आपको फिजिकल गोल्ड बार ऐसा कुछ मिल सकता है, एक बात। दूसरा, अगर मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करोगे इस चीज़ में तो आपको ज़्यादा ब्याज भी दिया जाएगा 2.5%, लेकिन आप जब रिडीम करने जाओगे अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो गोल्ड में वो नहीं देंगे, आपको कैश के अंदर भुगतान किया जाएगा। बट यहाँ पर भी फायदा है, आप समझिए 30 ग्राम सोना आपने आज जमा कराया था, लॉन्ग टर्म 15 साल बाद आप वापस लेने जाओगे तो उतने सालों तक ब्याज तो मिलेगा कैश में, प्लस उस तारीख को जो 15 साल बाद सोने का बाजार में दाम चल रहा हो उस हिसाब से आपके जितने ग्राम थे उतना पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगेन 30,000 आज थे, हो सकता है उस वक्त 50,000 मिले। सो लाइक दैट यू आर बेनिफिटिंग बोथ फ्रॉम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये दोनों चीज़ का प्रयोजन क्या है, टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। बजट 2016 के अंदर क्या किया गया,
सोने की खपत कम कराने के लिए एक तो ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देख लो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम देख लो, यहाँ पर कैपिटल गेंस टैक्स आपको नहीं लगेगा अगर आपने निवेश किया। दूसरा, सोने की खपत कम कराने के लिए 1% एक्साइज ड्यूटी ऑन नॉन सिविलर ज्वेलरी, ताकि सोना का ज्वेलरी थोड़ा और महंगा लगे, हो सकता है लोग थोड़ा कम खरीदे। सेम वे कैश पेमेंट आप कर रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पर 1% एडिशनल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो ये ज्वेलरी वगैरह में जो लोग निवेश करते थे हो सकता है उनको थोड़ा और महंगा लगे और खपत थोड़ी कम हो। तो ये कुछ चीज़ें की गई और उसके चलते हाँ सोने का खपत में धीरे धीरे कमी आएगा एंड सो ऑन। अपने इंपोर्ट के अंदर क्रूड ऑयल समझ लिया, गोल्ड की बातें समझ ली, और 5वें नंबर की बड़ी आइटम थी मशीनरीज, हैवी मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स। तो वहाँ पर वी आर नेट इम्पोर्टर। सरकार भारत के अंदर ही ये हैवी मशीनरी कैपिटल गुड्स का उत्पादन और बढ़ाने के लिए नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी लेकर आई 2016 में। अभी कोई भी पॉलिसी हो एमसीक्यू पर्पस के लिए या मेंस के लिए याद रखना है तो 3 पिलर्स पे करना है। सबसे पहले ये पॉलिसी कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सेकंड थिंग कि इसमें टारगेट क्या है, टारगेट है 2025 तक कुछ करना है। क्या करना है, अपना प्रोडक्शन हैवी मशीनरी का बढ़ा के इतने लाख करोड़ कर देना है, 3 करोड़ नई नौकरियां खड़ी करनी है, और अभी जो हम लोग नेट इंपोर्टर हैं उससे बदल के नेट एक्सपोर्टर करना है भारत को। थर्ड, ये हम कैसे लागू करेंगे, एक तो जो भी ऐसी हैवी मशीनरी वाली कंपनियां हैं से टाटा, अशोक लेलैंड वगैरह, उनको मार्केटिंग के लिए असिस्टेंट दिया जाएगा, रिसर्च टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट के लिए मदद की जाएगी। और बाहर चीन से फॉर एग्जांपल बकवास क्वालिटी के हैवी मशीनरी भारत में इंपोर्ट ना हो, उसके लिए अलग से नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे। तो इस प्रकार से बाहर से खराब चीज़ों का इंपोर्ट कम किया जाए, लोकल इंडस्ट्री को मदद करे ताकि वो अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट बढ़ाए, एंड लाइक दैट हम लोग नेक्स्ट एक्सपोर्टर बनेंगे फॉर कैपिटल गुड्स। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर हम लोग ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट की बातें जो मेन करनी थी देख ली। अब आते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, ऑब्वियसली चाइना, और भारत का नंबर है 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अभी साल 2014 के अंदर हमने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की, फर्स्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप समझो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं बट उसको प्रोसेस करते, पेंट, वार्निश, ग्रीस, नेफ्था, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेकंड इज जेम्स एंड ज्वेलरी, थर्ड टेक्सटाइल, फोर्थ इज केमिकल एंड फिफ्थ इज एग्रीकल्चर। तो ये हुआ अपना 2014 के लिए। और रैंकिंग 2015 में क्या रैंकिंग, अप्रैल टू दिसंबर का है इसलिए बहुत याद करने का मतलब नहीं, वही चीज़ें हैं बस जरा पेट्रोलियम और केमिकल में फ्लिप हो गया। ठीक, अभी जिस प्रकार से इंपोर्ट के अंदर अपना ग्रोथ में नेगेटिव हुआ है उसी प्रकार एक्सपोर्ट में भी अपना नेगेटिव ग्रोथ आया, ऐसा सर्वे बोलता है। क्यों, फर्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आप समझिए कि क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम उसको प्रोसेस करके हमने जो पेंट वार्निश वगैरह बनाए उसको एक्सपोर्ट करते वक्त उसके भी दाम हमने कम करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोई और देश कर देगा और विश्व बाजार में उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, हमारी कम बिकेंगी। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, ये चीन सब के अंदर मंदी चल रही है, स्पेशली चाइना के अंदर 2015 में स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो वहाँ से अपनी खपत, वो लोग जो हमारी चीज़ें खरीद के ले जाते हैं वो कम हो गया। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में काफ़ी नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले से जत्थे में, क्वांटिटी में हम लोग कम एक्सपोर्ट, नहीं, उसका आप डॉलर के अंदर प्राइस में देखो तो कमी आई है। एंड सेकंड, बेस मेटल, वहाँ पर कमी बिकॉज चाइना क्रैश, क्योंकि चाइना की वहाँ के एल्यूमिनियम और वो सारी चीज़ें वो यहाँ से इंपोर्ट करके ले जाते थे अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। थर्ड, ऑर्स एंड मिनरल्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करा दिया था, गोवा के अंदर माइनिंग पे बैन लगा दिया था, तो उसके चलते अपनी माइनिंग इंडस्ट्री उसमें नेगेटिव चल रहा था, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में भी कमी देखने को मिली। एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री, अब पिछले 2 सालों से अल नीनो के चलते ड्रॉट डेफिशिएंट मानसून की परिस्थिति चली है, तो अपना कृषि उत्पादन ही कम हुआ है और उसके चलते उसका एक्सपोर्ट भी बहुत नेगेटिव चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके कारण एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारा ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। आगे अगर हमको अपनी इकोनॉमी को दमदार करना है तो हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 2015 में केंद्र सरकार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आई। उसके क्या क्या सेलियंट फीचर, क्या बातें हैं उसमें, L6P2 में आप देख लेना, सारी बातें हो चुकी हैं। MCQ पर्पज से हमने तैयारी ये करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लागू करती है, कौन से वर्ष तक क्या क्या टारगेट हैं और मेन स्कीम कौन सी है। तो आप ये सेल्फ स्टडी में देख लेना, ये वाली लिंक पे जाके। और कुछ मिसेलेनियस थिंग्स देख लेते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन द ईयर 1965 एशिया का सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
भारत के अंदर कंडला पोर्ट पे बनाया गया। उसके बाद साल 2000 में भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसकी पॉलिसी लेके आई, और कितने SEZ हैं इतने, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट क्रोनोलॉजी काम की है। SEZ का मतलब क्या है कि उस इलाके के अंदर भारत के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे, वहाँ उत्पादन हुआ तो एक्साइज नहीं लगेगा, वहाँ से एक्सपोर्ट किया कस्टम नहीं लगेगा एंड सो ऑन, प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। तो 5 साल 10 साल के लिए ऐसा टैक्स हॉलीडे दिया जाता है ताकि वहाँ पे उत्पादन बढ़े, कंपनियां निवेश करें और चीज़ें फूले फाले। सो दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे फिर सरकार को ख्याल आया कि SEZ तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है, अगर ऐसा ही कोई चीज़ शेयर बाजार और कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन चीज़ों के लिए बनाया जाए, राइट, एक एरिया कोई डीमार्क कर दे, वहाँ पर टैक्स की माफ़ी हो, सो दैट विल बी कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC। और ये कहाँ पर बना रहे हैं, गुजरात के गांधीनगर के बाजू में गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी क्या है, L6P8 के अंदर आप देख लेना, पूरी थियरी इश्यूज कवर हो चुके हैं। आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रैंकिंग हमने समझ लिया। अभी भारत के ट्रेड रिलेशन, तो ये ईयरबुक और उसका 7 चैप्टर है कॉमर्स, और वहाँ ये 160 पेज के ऊपर हमको मिल जाएगा। हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किधर करते हैं, USA में, दूसरा नंबर UAE, फिर हांगकॉन्ग, चाइना एंड सऊदी। अब सवाल UAE और सऊदी, तो यहाँ हम क्या करते होंगे, बिकॉज दे आर, उनको चाय पसंद है तो वो दी जाती है, फिर हमारी ऑटोमोबाइल्स वो कुछ जाती हैं इस तरफ। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस चाइना से करते हैं, देन सऊदी UAE बिकॉज वहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है, देन स्विट्ज़रलैंड इसलिए क्योंकि गोल्ड और डायमंड्स वगैरह वहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं, एंड लास्टली USA। तो अगेन ये असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ MCQ बनाना हो, ठीक है। ओवरऑल अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका करंट अकाउंट, वहाँ विजिबल पोर्शन फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर हम नेट निकालेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग माइनस में जवाब आएगा, मतलब कि ट्रेड डेफिसिट है, वी आर इंपोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस। ट्रेड डेफिसिट तो है बट धीरे धीरे सर्वे बोलता है कि उसमें या तो मॉडरेट हो चुका है, मतलब आप देखिए जैसे ये 2013 और 14 के बीच बड़ा है बट बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, या फिर कि डिक्लाइन हो रहा है अदर ईयर्स, तो मतलब डिक्लाइनिंग और मॉडरेटिंग है। ऐसा क्यों, ट्रेड डेफिसिट में कमी इसलिए आ रही है बिकॉज एक चीज़ की क्रूड ऑयल के दामों में कमी आई, तो आप देखिए ये ब्लू कलर वाला कैसे बार कम हो रहा है। सेकंड, गोल्ड की हम बहुत खपत करते थे बट सरकार उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई, RBI की 80-20 पॉलिसी और बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए, तो धीरे धीरे सोने की खपत में भी आप देखिए कि पहले से कमी आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दोज रीजंस अपना ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है या फिर मॉडरेट हो रहा है कुछ वर्षों में, ठीक। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका विजिबल पार्ट और उसके अंदर ये गुड्स का हमने देख लिया, वहाँ माइनस है ट्रेड डेफिसिट। अभी करंट अकाउंट के अंदर इनविजिबल पोर्शन में आते हैं। इनविजिबल के अंदर होता है SIT सर्विसेज, देन इनकम एंड ट्रांसफ़र। सर्विसेज के अंदर सरप्लस है, मतलब हम लोग कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, कुछ सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बट आप नेट निकालेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अभी अपने मेजर सर्विस एक्सपोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। ऑल इन ऑल यहाँ पर सरप्लस है। अभी आप ये माइनस और प्लस इधर देखो उसकी साइज़ के हिसाब से कि वो वाला माइनस बड़ा है और ये प्लस तो है बट छोटा है उसका डायमीटर, तो मतलब अगर गुड्स एंड सर्विसेज का कंप्लीट आप नेट निकालो तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में क्या जवाब आएगा, सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा, डेफिसिट होगा। ओके, सो ओनली ट्रेड इन गुड्स बोला जाए तो डेफिसिट है, ओनली ट्रेड इन सर्विसेज तो सरप्लस है, दोनों को कंबाइन करो तो डेफिसिट है। सो सर्विसेज इज क्लियर। अब आते हैं इनकम में। इनकम से पहले इस तरफ समझना पड़ेगा कैपिटल। देखिए आप FDI, FII, ये अपना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सॉवरेन लोन्स, NRI बैंक डिपॉजिट, ऐसा करके भारत के अंदर जो कैपिटल आ रहा है, और सामने हम लोग भी कहीं निवेश करते होंगे तो बाहर जा रहा हो, बट प्लस माइनस आप करोगे तो पता चलेगा ज़्यादा पैसा भारत के अंदर आता है। सो नेट पॉजिटिव है अपना, लेकिन ये पैसा भारत में आया तो इट इज़ कैपिटल, तो उसके सामने कुछ पैसा बाहर भी जाएगा। से FDI है तो जो वॉलमार्ट को प्रॉफिट हुआ वो अपना ले जाएगा, राइट। अगर किसी FII या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भारत में निवेश किया है तो शेयर में निवेश किया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, शेयर में निवेश किया है तो उसको डिविडेंड मिलेगा, बॉन्ड में निवेश किया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है तो जो कैपिटल मिला उसके सामने जो भी विदेशी निवेश है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सो लाइक दैट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के अंदर पैसा बाहर जाएगा। ओके, उसी प्रकार भारत की पार्टियों ने बाहर निवेश किया है तो उसके इनकम में जो पैसा इधर आएगा उसको हम प्लस में गिनेंगे, बट आप समझ सकते हैं प्लस माइनस में ज़्यादा हमको बाहर पैसा जा रहा है। सो इनकम उसके अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड में पैसा माइनस में जा रहा है, सो दैट इज माइनस। ओके, तो आप
कितना पैसा गया और वो सब चीज़ें नहीं, केवल आप इसके डायमीटर्स याद रखना जिससे आपको पता चल जाएगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। सो ऑल इन ऑल ये अपना इनविजिबल में सर्विसेज में प्लस है, इनकम के अंदर माइनस है। थर्ड पोर्शन इज ट्रांसफर्स। ट्रांसफर में आएगा गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेस। इधर ऑब्वियसली प्लस है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का 2015 का रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने दिसंबर 2014 तक के आंकड़े दिए हैं। सबसे रेमिटेंस का मतलब आप लोग समझते हैं कि अपने परिजन विदेश में कहीं जाते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा पैसा किधर आ रहा है, नंबर 1 इज़ इंडिया, नंबर 2 इज़ चाइना एंड नंबर 3 इज़ फिलीपींस। एक बात, अब कौन से देश से सबसे ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जा रहा है पैसा बाहर यूएसए से, दूसरा है सऊदी एंड थर्ड इज़ रशिया। इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोलता है कि एज सच क्रूड ऑयल के दामों में कमी आई है जिसके चलते अपना इंपोर्ट बिल कम हुआ और ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट में भी कमी आई है। लेकिन उसके सामने रेमिटेंस के अंदर मिडल ईस्ट से आने वाले रेमिटेंस में अभी तक कमी नहीं आई है। बट सर्वे को ये भय है कि अगर ये दौर चलता रहा तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल का दाम कम होता रहेगा तो दोज ऑयल कंपनीज दे विल गिव पिंक स्लिप्स टू द वर्कर्स इन मिडल ईस्ट। तो हो सकता है फिर भविष्य में केरला के उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए और अपना रेमिटेंस थोड़ा कम हो जाए, ऐसा सर्वे को लगता है। ओके, अब ये रेमिटेंस की बात करी तो थोड़ा माइग्रेशन की बात भी कर लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक 2015 का रिपोर्ट है, वहाँ उन्होंने 2013 तक के कुछ डेटा बनाए हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है फ्रॉम मैक्सिको टू यूएसए। नेक्स्ट नंबर मेरा भारत महान, मतलब बांग्लादेश से गैरकानूनी रूप से भारत में आने वाले लोग। सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट कॉरिडोर इज यूक्रेन से रशिया जाने वाले लोग। अब माइग्रेशन इन चीज़ों में क्यों हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। मैक्सिको, बांग्लादेश, यूक्रेन में कम है, यूएसए, इंडिया और रशिया में ज़्यादा है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या आ रहे हैं, इधर देखते हैं। ये आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। अब यूएसए में ये इलीगल माइग्रेंट्स के चलते कोई वाइट पर्सन अगर मान लो गार्डनिंग करने के लिए बोलता है कि मैं पर आवर $30 चार्ज करूंगा, लेकिन कोई मैक्सिकन आके बोलता है कि मैं तो $10 में काम करने के लिए तैयार हूँ, ऑब्वियसली वाइट पर्सन को बेरोजगारी देखने को मिलेगी। सो ये उन लोगों के वोट जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि मैं यूएसए और मैक्सिको के बीच एक दीवार बनवाऊंगा और वो दीवार चुनने के लिए मैक्सिको सरकार से पैसे लिए जाएंगे और ये दीवार चुन के फिर हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स का ये प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो एक प्रकार से क्या चल रहा है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेडिकल टैक्टिक हो रहा है। सेम वे हम लोग भारत में भी पाते हैं कि ये बांग्लादेश से भारत के अंदर आने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ तो ये आसाम गण परिषद है, बीजेपी, आरएसएस, विहिप, ये लोग अपनी इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग मुहिम चला रहे हैं। और उसका अगली फेज अपने को देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर ये नागालैंड और उसका दीमापुर जेल, जहाँ एक बांग्लादेशी ट्रेडर को गिरफ्तार किया गया था इन रेप केस और लोकल जनता ने उसको बाहर निकाल के सरे बाजार में उसको मार दिया, लिंचिंग। तो ये एक प्रकार से एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। सेम वे इधर आप देखते हैं मुंबई के अंदर यूपी बिहार से आने वाले लोगों के खिलाफ शिवसेना और राज ठाकरे का एटीट्यूड। तो इसके बैक एंड के अंदर क्या है, इकोनॉमिक एंगल्स आर इन्वॉल्व। ठीक, थर्ड एंगल था अपना यूक्रेन एंड रशिया। तो रशिया समझदार है, उसने सोचा कि अगर यूक्रेन की जनता रशिया में आ सकती है तो रशिया यूक्रेन में क्यों नहीं जा सकता है। सो दे वेंट और यूक्रेन का ये क्रीमिया प्रांत अपने कब्जे में ले लिया। इसका फ़ायदा क्या है कि क्रीमिया और उसका पोर्ट सिटी ऑफ सेवास्टोपोल, उसकी मदद से अगर रशिया चाहे तो फिर ये अपना मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक सी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में शिपिंग के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्रीमिया से वो ये अपना उसके पोर्ट से जाके सुएज कैनाल, अपना रेड सी, वहाँ से चल के अफ्रीका, इंडिया, एशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया के ऊपर जो समंदर है इट गेट्स फ्रोजन इन द विंटर, तो वो किसी काम का नहीं। और तीसरा कारण स्ट्रेटेजिक सामरिक कारण भी है कि मान लो अमेरिका ने सीरिया में कुछ धमाल करने के लिए अपनी सेना भेज दी, तो ये यूक्रेन के पोर्ट की मदद से रशिया भी अपनी सेना भेज सकती है। तो ये कुछ कारण जिसके चलते क्रीमिया वहाँ पर आ गया। ठीक है, वापस आते हैं। माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन उसके अंदर है। तो हम पाते हैं कि यूरोपियन यूनियन, वहाँ पर सभी देश एक प्रकार से एक समान नहीं है। जर्मनी सबसे ज़्यादा मालदार है, दूसरे देशों की हालत थोड़ी ख़राब है। तो हम पाते हैं कि रोमा माइग्रेंट्स, जिप्सी माइग्रेंट्स, वो जर्मनी के अंदर गैरकानूनी रूप से चले जाते हैं और अपने बच्चों को बेचते हैं। और ऐसा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो भारत में भी आप देखते हैं कि उड़ीसा के अंदर कैसे लोग अपने गरीब लोग बच्चे बेचते हैं।
देन ये माइग्रेशन एक हो रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर चलती हुई क्राइसिस के कारण ये टर्की के मार्फत यूरोपियन यूनियन में लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो माइग्रेंट नहीं है, वो दे आर रेफ्यूजीज, तो वो यूरोपियन यूनियन की रेफ्यूजी क्राइसिस चल रही है। मतलब ऑल इन ऑल ये माइग्रेशन, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, एक्सट्रीमिज्म, उसके चलते कुछ ना कुछ खराब चीज़ें हो रही है पूरे विश्व में भी और भारत के अंदर भी। इस हिसाब से आपको कुछ निबंध पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री इन इट्स ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट इज अ record ऑफ मेंस माइग्रेशन फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर। आप समझ सकते हैं एनवायरनमेंट यहाँ पर फिजिकल भी हो सकता है, सोशो रिलीजियस हो सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और उस हिसाब से लोग एक वातावरण या जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसकी पूरी हम कहानी लिखे, देन इट विल बी कॉल्ड हिस्ट्री। तो आप ये सोचना लिख सकते हैं। ओके, वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अंदर ही अपना करंट अकाउंट वाला पोर्शन, जहाँ पर कि विजिबल इनविजिबल की बातें करी और कहाँ प्लस माइनस क्या होता है वो सब देख लिया। ठीक, अब इन सभी चीज़ों का आप नेट निकालो कि अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना, राइट, उसका ट्रेड बैलेंसेस, फिर इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर एंड सो ऑन, इन सब का आप नेट निकालोगे तो आपको मिलेगा करंट अकाउंट बैलेंस। और वो जवाब अगर माइनस में आया तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट है, प्लस में आएगा तो सरप्लस है। अब ये जो चीज़ें हैं कंपोनेंट्स, उसका अगर आपने हिंदी चाहिए तो ये स्लाइड में आ गया है। ठीक, ऐसा सर्वे बोलता है कि आपने ये कुछ पिछले वर्षों में धीरे धीरे करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है। ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ आप देख सकते हैं। पहले से ये हम लोग करंट अकाउंट को एब्सोल्यूट बिलियन डॉलर में भी काउंट करें तो उसमें भी माइनस, मतलब थोड़े थोड़े कम हो रहा है, पहला ग्राफ देखिए। और अगर उसे जीडीपी के परसेंटेज में गिने तो एक ज़माने में -4.8% तक चला था, वो अब धीरे धीरे काबू में आके 1.3% के आजू बाजू चला है। तो मतलब दोनों ही तरीके से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से कम हुआ है। एक और कंसेप्ट है दैट इज ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट मतलब किसी देश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो और फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो। भारत के अंदर अभी ये समस्या नहीं, क्योंकि आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में आ रहा है और फिजिकल डेफिसिट में अपना FRBM एक्ट है, उस प्रकार से सरकार काम कर रही है और अपना 3% ऑफ GDP उस टारगेट के आसपास हम जाने वाले हैं, अभी अराउंड 3.5% है। तो ट्विन डेफिसिट की भारत में अभी तो समस्या नहीं है। ठीक है, तो अपना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पिलर और वहाँ पर हम लोगों ने करंट अकाउंट वाली बातें करी। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद कैपिटल अकाउंट वाले पोर्शन और वो यहाँ पर ये इंडिया मॉरिशस DTA वहाँ पर क्या सुधार किए गए, अमेजोन FDI के अंदर क्या फाइन ट्यूनिंग किया गया एंड सो ऑन, वो बातें करेंगे।